नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। Today's session is for chapter 6 dissolution of partnership firm. First of all, we will discuss necessary formats to be prepared on dissolution and accounting procedure. तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, किस तरह की एंट्रीज पास होगी, एंड आफ्टर दैट वी विल check two practical questions for the topic. So dissolution of partnership firm means permanent closure of business enterprise. When business firm means partnership firm loses its existence permanently, it is called dissolution of partnership firm. There is difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, because dissolution of partnership not necessarily results in dissolution of partnership firm always. जैसे हम changes in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement or death of a partner, all the cases are dissolution of partnership, but it doesn't result in dissolution of partnership firm, क्योंकि ये केसेस में बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Now this case is dissolution of partnership firm when firm loses its existence, legal status. So dissolution of partnership firm always results in dissolution of partnership, क्योंकि फर्म बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, इसलिए रिलेशन भी डिसॉल्व हो रहा है. अब उसके लिए जो नेसेसरी फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स लेने वो समझते हैं पहले. फर्स्ट स्टेप में अब हमारे सामने बैलेंस शीट है पार्टनरशिप फर्म की. अब इसको क्लोज करना है, तो सबसे पहले ये जो हमने अकाउंट ओपन किए कैपिटल में और करंट अकाउंट में, उसके बैलेंसेस, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड उसका बैलेंस आएगा. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. After writing this opening balances in capital, current account and bank account, we will start the procedure of dissolution. In that first step is distribution of accumulated profits and losses. पहले स्टेप में accumulated profit loss को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो प्रॉफिट के जो बैलेंसेस है उसमें 6 इंपॉर्टेंट बैलेंसेस याद रखने हैं: जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. ये सब क्लोज करके पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस हो वो क्लोज होगा. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और ऐसा कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिटर्न ऑफ विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट स्टेप विल बी for closure of accumulated profits and losses, means distribution of accumulated profit and losses, and it will be distributed to partners capital or current account in profit sharing ratio. अगर current account है तो current में ट्रांसफर होगा, capital account है सिर्फ capital है यानी fluctuating capital है, it will be transferred to capital account. Next step is necessary for closure of balance sheet. अब हमें balance sheet को close कर देना है. अगर हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब हमारे पास 3 टाइप के बैलेंसेस बचते हैं बैलेंस शीट में. एक है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है प्रोविजंस. तो पहले एसेट्स को क्लोज करने के लिए एंट्री होगी: रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल और लूज टूल्स. एनी अदर एसेट will be transferred to realization. तो ये जो एंट्री लिखी है स्टेप 2A में असेट्स को क्लोज किया जाएगा. ये एंट्री के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में सब आइटम्स डेबिट साइड प्रेजेंट की जाएगी. अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 2 कंपोनेंट है, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. जैसे एसेट्स का डेबिट बैलेंस था तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ. लायबिलिटीज के केस में लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक लोन डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वाइफ्स लोन और स्पाउस लोन इज डेबिटेड. उसके साथ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ऐसी कोई भी लायबिलिटी या प्रोविजंस विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. तो एंट्री ये सब अकाउंट डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. प्रोविजंस में भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है. तो ये सारे प्रोविजंस डेबिट होंगे, लाइक बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट. एक आइटम और है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, दैट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड,
एंड ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टेप 2A में असेट क्लोज करना है, 2B में लायबिलिटीज क्लोज करना है और 2C में प्रोविजंस क्लोज करना है। इस तरह से ये एंटायरली बैलेंस शीट क्लोज करेंगे और ये सारे बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में असेट सारी डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी डिस्पोजल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो सबसे पहले स्टेप 3 में डिस्पोजल ऑफ असेट्स की बात करते हैं। डिस्पोजल ऑफ असेट्स में वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर एसेट सोल्ड फॉर कैश और एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। 3A में असेट सोल्ड फॉर कैश में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब हमें समझना है कि डिसोल्यूशन के वक्त हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। तो ये एसेट्स कैश में बेचने पे बैंक टू रियलाइजेशन होगा। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो एज पर 3B एंट्री विल बी करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन शॉर्ट, असेट के डिस्पोजल में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ये फिक्स है। इफ इट इज सोल्ड फॉर कैश, बैंक टू रियलाइजेशन। इफ इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, देन पार्टनर्स करंट कैपिटल टू रियलाइजेशन। Important point about disposal of asset: if realization value of asset is not given, then value is to be considered zero. Nothing will be realized for prepaid expenses. Unrecorded asset के केस में, unrecorded asset यानी जो बैलेंस शीट के अंदर recorded asset नहीं है, जो किसी रीजन से, जैसे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करते गए हो हम किसी एसेट पे, तो एसेट की बुक वैल्यू जीरो हो जाती है, बट फिजिकली एसेट एग्जिस्टेंस में है। ऐसी कोई एसेट अगर डिसोल्यूशन के वक्त हमें मिलती है, वो एसेट हुई अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए एंट्री सिर्फ डिस्पोजल की होगी, ट्रांसफर की नहीं हो सकती। ट्रांसफर एंट्री सिर्फ रिकॉर्डेड एसेट की है। जो एसेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको हम क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको ट्रांसफर करने का कोई सवाल नहीं है, उसको सीधा डिस्पोज करना है। तो डिस्पोजल की एंट्री आएगी 3A 3B की तरह इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। स्टेप 4 में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, जिसमें भी दो ऑप्शन है, 4A एंड 4B। 4A इज लायबिलिटी पेड फॉर कैश, जिसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर लायबिलिटी एक्सेप्टेड बाय पार्टनर, मींस पार्टनर एक्सेप्ट टू पे दैट लायबिलिटी, इट विल बी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। तो 3A 3B इज फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड 4A 4B इज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जैसे डिस्पोजल में डिस्पोजल ऑफ एसेट में रियलाइजेशन क्रेडिट ही होगा, कैश में बेचा तो बैंक डेबिट और पार्टनर ले गया तो करंट कैपिटल डेबिट, वैसे लायबिलिटीज के पेमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। क्रेडिट में इफ इट इज पेड फॉर कैश, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर, देन करंट और कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ पेमेंट वैल्यू फॉर एनी लायबिलिटी इज नॉट गिवन, अगर पेमेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी is not given, then we will pay book value पे किया जाएगा। Nothing will be paid for provisions, यानी जो provisions है, bad debts reserve, discount reserve on debtors, investment fluctuation fund या depreciation provision, इस तरह के जो भी provisions है जिसको हमने realization account में credit किया है, तो वहां से उसका कोई पेमेंट नहीं होगा। ये खास समझना है, provisions ट्रांसफर होंगे और क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद उसकी कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए nothing will be paid फॉर प्रोविजंस के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए वी नीड टू पास एंट्री लाइक 4A 4B। जैसा अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए 3A 3B यानी सोल्ड फॉर कैश और टेकन ओवर बाय पार्टनर, वैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है यानी सडनली क्रिएट हुई है कोई लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, लाइक कोई टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है, म्युनिसिपल टैक्स की, या कोई अनरिकॉर्डेड कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई बिल हो सकता है, उसके लिए if it is paid by cash to realization to bank, and if it is accepted by partner to be paid, then realization to partner's capital current account। तो इस तरह से एसेट्स का डिस्पोजल एंड लायबिलिटी का पेमेंट होगा। उसके बाद 5th स्टेप में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने की बात है। तो अगर फर्म का एक्सपेंस फर्म पे करे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। अगर फर्म का एक्सपेंस है लेकिन फिक्स रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को, तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट फॉर रेम्यूनरेशन। बट इन दैट सिचुएशन, ओवर एंड अबव फिक्स रेम्यूनरेशन, इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस विच इज टू बी पेड बाय फर्म, यानी फर्म को एक एक्चुअल एक्सपेंसेस भी पे करना है, यानी दो बातें हैं, डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन भी देना है और एक्चुअल एक्सपेंस भी पे करना है। तो रेम्यूनरेशन के रियलाइजेशन टू कैश करंट और कैपिटल अकाउंट, और जो एक्चुअल एक्सपेंस पे किया जाएगा
उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये रेम्यूनरेशन का पेमेंट होगा। अगर ये दूसरी कंडीशन है जिसमें रेम्यूनरेशन के अंदर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी गई है पार्टनर्स को डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो यहां रियलाइजेशन टू करंट कैपिटल फिक्स रेम्यूनरेशन के लिए एंट्री होगी और फिर एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस की यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। ये दो केस डिफरेंशिएट करना जरूरी है। यहां पे पहले केस में फिक्स रेम्यूनरेशन के बाद जो खर्चा हो रहा है वो फर्म बेयर कर रहा है, दूसरे केस में जो रेम्यूनरेशन की अमाउंट है उसके अंदर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके पार्टनर के साथ ऐसी डील की जा रही है कि टोटली उसी को आगे एग्जीक्यूट करना है। इसलिए ये सिचुएशन में जहां पे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स की है, रेम्यूनरेशन भी है और एक्सपेंस की भी, वहां पे एक्चुअल डिसोल्यूशन की एक्सपेंस की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये सिचुएशन में अगर फर्म को पार्टनर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को कैश पे करना पड़ा फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस, या पार्टनर को ही पे करना पड़ा कुछ अमाउंट फ्रॉम फर्म, if it is required to be paid to partner, in that situation current capital to bank, यानी if firm pays any amount on behalf of that partner who has taken up that responsibility, total responsibility of dissolution, in that situation current capital account debited to bank account। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, सिक्स स्टेप में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके लिए if credit side total is more than debit side, difference is on debit side and it is known as realization profit or surplus of asset, it will be transferred to partners current capital account, so entry will be realization account debited to current or capital account। और अगर लॉस हुआ है means debit side of realization total is more than credit side, so difference is on credit side, it is termed as realization loss, and for that entry will be current capital account debited to realization account, either profit or loss, it will be distributed among partners in their profit sharing ratio always। लोन का पेमेंट करना है पार्टनर्स की लोन का, इसके लिए आप दो रास्ते चुन सकते हैं। इसमें पार्टनर्स लोन टू बैंक मीन स्ट्रेट वे इट इज पेड बाय फर्म, तो लोन टू बैंक, एंड सेकंड ऑप्शन इज समटाइम्स इफ इट इज इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन दैट पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड फ्रॉम दैट फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज एग्जीक्यूटेड। देन next step is final step, current account will be close to capital account and capital account will be close to bank account, and there will be no balance in bank account, and after dissolution all the ledger account will get closed, bank account will be squared up account, no balance in bank account। तो करंट को क्लोज करेंगे कैपिटल में, रियलाइजेशन तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब हमारे पास करंट कैपिटल और बैंक अकाउंट है। तो करंट अकाउंट विल बी क्लोज टू कैपिटल अकाउंट विल बी क्लोज टू बैंक अकाउंट, एंड देयर विल बी नो बैलेंस इन बैंक अकाउंट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो क्या ये अकाउंटिंग स्टेप्स हुए, तो क्या नॉर्मल प्रोसीजर है? लीगल स्टेप्स की बात करें, अगर लीगल मैटर डिस्कस करें विच इज टर्म्ड एज नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, तो क्या स्टेप होते हैं? फर्स्ट स्टेप इज फॉर डिस्पोजल ऑफ असेट्स ऑलवेज। लायबिलिटीज को पे करने के लिए फर्स्ट स्टेप में असेट्स को डिस्पोज किया जाता है और उसके बाद पेमेंट ऑर्डर डिसाइड होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, सेकंड स्टेप इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी में वाइफ्स लोन और स्पाउस लोन कंसिडर कर दिया जाता है, सो इट इज पेड विथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप इज पेमेंट ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, सेकंड स्टेप इज third party liability along with wife's loan or spouse loan, then internal liability means partner's loan third step में, fourth में आएगा partner's capital, disbursement towards partner's capital, and if surplus is available it is distributed in profit sharing ratio among partners। This is a normal legal procedure for dissolution process, but in accounting we will follow these steps to close the books of accounts of the firm। अब इसके रिलेटेड दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, SP and S1 there are three partners, there is no information about profit sharing ratio, so it is assumed that equal profit sharing ratio। First of all necessary account is realization account, capital account and bank account, जिसमें पहले बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे और जितनी भी एसेट्स है ये बैलेंसेस लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में ये दो अकाउंट के बैलेंसेस, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर स्टेप 1,
तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग पार्टनर्स। स्टेप 1 के बाद सेकंड स्टेप में बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जो 4 एसेट है, मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक, इसकी बुक वैल्यू को पहले रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। मशीन 80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर्स 10,000 एंड स्टॉक 15,000। लायबिलिटी स्टेप 2B में जो लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन लाएंगे बाय क्रेडिटर्स 20,000। स्टेप 2C यानी प्रोविजंस को भी यहां ट्रांसफर करना है, लेकिन क्वेश्चन में कोई प्रोविजंस नहीं है। प्रोविजन के एग्जांपल्स बैड डेट्स रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये सब एग्जांपल्स है तो हमने डिस्कस किए अभी, लेकिन क्वेश्चन में कोई प्रोविजंस नहीं है। तो इस तरह से स्टेप 2A, 2B एंड 2C को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 डिस्पोजल ऑफ असेट्स की बारी आएगी, जिसमें 2 ऑप्शन 3A एंड 3B। फर्स्ट इज सोल्ड फॉर कैश, तो उसके लिए यहाँ जो नोट्स लिखे उसमें चेक करेंगे। मशीन इज रियलाइज 90,000, तो मशीन का 90,000, डेटर्स इज रियलाइज 9,000 एंड स्टॉक इज रियलाइज 14,000। तो ये 3 एसेट का डिस्पोजल कैश में हुआ, इसलिए 90 प्लस 9 प्लस 14 टोटल 1,13,000। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 1,13,000 एंड रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाय बैंक 1,13,000। इस तरह से पहले ये 3A में एसेट को डिस्पोज करेंगे फॉर कैश। उसके बाद 3B में इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो यहाँ पे 3 एसेट मशीन, डेटर्स एंड स्टॉक आ चुका है। एक इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल बाकी है, जिसके लिए बोला गया कि एस टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 20,000 है, उसका 5% 1,000 हुआ। 1,000 रिड्यूस करने के बाद 19,000 पे बाय एस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 19,000, और ये अमाउंट एस कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 19,000। यहाँ पे बाय एस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 19,000 एंड टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 19,000 बिकॉज एंट्री इज पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये स्टेप 3A 3B के बाद लाइबिलिटीज को पे करना है, जिसके लिए क्रेडिटर्स आर पेड एट 5% डिस्काउंट, तो 20 का 5% अगेन 1,000 रुपीज कम होगा इसमें। तो स्टेप 4A के हिसाब से रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन। तो 4A में जो अमाउंट है लाइबिलिटी की, एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, उसको पे करना है 19,000 की वैल्यू आएगी क्रेडिटर्स की, और उसके साथ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अगर स्टेप 5 के हिसाब से डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय फर्म, उसको भी साथ में ले लेना है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2,000, टोटल अमाउंट इज 21,000। सेकंड इफेक्ट विल बी रियलाइजेशन डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स 19 एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2,000, सो टोटल 21,000। तो इस तरह से स्टेप 5 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तक जाएंगे। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, so difference is realization profit of 6,000. In absence of information, it is assumed equal profit sharing ratio, so this profit will be distributed equally among partners S, P and S1. 2,000 will be given to each partner, so credit side of partners capital account by realization account in bracket realization profit 2,000 will be given to each partner. So after this procedure capital account will be closed and transferred to bank account. इसलिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे जो जो डिफरेंस आएगा, एस का टोटल 57 माइनस 19 38,000, पी का टोटल है 47 वही रहेगा टू बैंक 47,000, और S1 में टोटल है 37,000, सो टू बैंक इज 37,000। ये तीनों पार्टनर को पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए बाय एस कैपिटल, बाय पी कैपिटल एंड बाय S1 कैपिटल 38,000, 47,000 एंड 37,000। सो एट लास्ट bank account will be closed with the amount of 1,43,000. This account will be squared up and no balance remains in bank account after this procedure of dissolution. Next जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्टनर है, RSM, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। पहले पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस और बैंक का बैलेंस लिखा जाएगा,
उसके बाद फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए सिर्फ एक अमाउंट है रिजर्व्स, जिसको पार्टनर्स में 3-1 में बांटने पे 9,000, 6,000 एंड 3,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 2A में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो जो बैलेंस शीट में एसेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, कंप्यूटर, डेटर्स एंड एक्रूड कमीशन, इसको पहले लाएंगे यहाँ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, जो भी बुक वैल्यूज है। तो 2B में जो लायबिलिटीज है लाइक बाय क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, उसको ट्रांसफर करेंगे। और 2C में जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो ट्रांसफर होगा। इस तरह से स्टेप 2A में ऑल एसेट्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन, स्टेप 2B में ऑल लायबिलिटीज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2C में वो भी यहाँ ट्रांसफर करेंगे 30,000। आफ्टर दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी डिस्पोजल ऑफ असेट। उसमें 3A डिस्पोजल फॉर कैश, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैंक में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय बैंक। अब हमें एसेट का डिस्पोजल दिया गया है जिसमें प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड कंप्यूटर। अपने पास यहाँ 6 एसेट है रिकॉर्डेड, उसमें से प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और कंप्यूटर का डिस्पोजल कैश में हो रहा है, जिसका टोटल है 2,44,800 और इट विल बी डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट 2,44,800। तो एंट्री 3A हुई बैंक टू रियलाइजेशन। अब होगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। 3B में पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो तो यहाँ पे 2 एसेट है ऐसी जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। एक बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है, बिल्डिंग 60,000 बुक वैल्यू पे, आर टेक ओवर्स बिल्डिंग एट बुक वैल्यू। और दूसरा एक अनरिकॉर्डेड कार है, एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट कार है 24,000। ये दोनों एसेट वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, इसलिए एंट्री होगी आर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, आर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो आर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग का 60 और कार का 24,000, और रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय आर्स कैपिटल, बिल्डिंग 60 एंड अनरिकॉर्डेड कार इज 24,000, टोटल 84,000। तो इस तरह से स्टेप 3 और 3B में असेट का पहले डिस्पोजल होगा। उसके बाद एक एसेट ऐसी है एक्रूड कमीशन, जिसके डिस्पोजल के लिए बोला गया है कि इट विल रियलाइज 0, यानी उसका कुछ मिलेगा नहीं, यानी ऑल 6 एसेट हैव बीन डिस्पोज्ड। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो था वो पार्टनर ने टेक ओवर किया है, आर ने। तो इस तरह से एसेट का डिस्पोजल हो गया। अब पेमेंट टुवर्ड्स लायबिलिटीज का जो स्टेज है, उसमें क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये 2 लायबिलिटी पे करनी है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक लायबिलिटी कैश में पे हो रही है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पेमेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज नॉट गिवन, पे बुक वैल्यू, ऑलवेज पे बुक वैल्यू। इसलिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का 18,000 आएगा। उसके साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,600 की, वो पे करेंगे। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हम साथ में पे करते हैं 3,600, वो भी यहाँ पे किया जाएगा। तो ये 3 लायबिलिटी कैश से पे होगी, जिसकी एंट्री है 4A में रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड टू बैंक 25,200 और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड 25,200। ये डिटेल डिस्क्लोज करना है यहाँ पे, रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन, और इंटरनली यहाँ पे जो भी लायबिलिटीज पे की गई है उसकी अमाउंट मेंशन करनी। फिर स्टेप 4B में इफ लायबिलिटी इज एक्सेप्टेड टू बी पेड बाय पार्टनर, तो उसके लिए पार्टनर आर ने यहाँ 2 लायबिलिटी एक्सेप्ट की है। एक क्रेडिटर्स बुक वैल्यू पे करने का एक्सेप्ट किया है, और दूसरा एक आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करने का एक्सेप्ट किया है 24,000 का। तो इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन टू आर कैपिटल, एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू आर कैपिटल। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू आर कैपिटल, जिसमें क्रेडिटर्स के 66 और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 24, तो टोटल अमाउंट 90,000 आएगा। एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर 66 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 24,000। आफ्टर दिस ऑल एसेट्स लायबिलिटीज, असेट्स डिस्पोज हो चुकी है, लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी है, यानी एंट्री 3A 3B, 4A 4B, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आल्सो पेड। तो लास्ट स्टेप इज स्टेप 6 एंड दैट इज क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, so difference is termed as realization profit and its amount is 26,400. Amount of profit is 26,400 distributed among partners in profit sharing ratio. तो by realization profit
13,200, 8,800 एंड 4,400। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। पार्टनर आर का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,84,200, जिसमें से डेबिट का 84,000 माइनस करने पे 1,02,000 रुपीज उसका डिफरेंस आएगा। पार्टनर एस में जो टोटल है वही डिफरेंस है 66,400। पार्टनर एम में जो टोटल है 69,800 वही डिफरेंस है। सो दिस अमाउंट फाइनली टू बी पेड टू पार्टनर्स एज अ फाइनल सेटलमेंट। एज अ फाइनल सेटलमेंट ये अमाउंट पे करना है आर, एस और एम को। इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आर कैपिटल, बाय एस कैपिटल एंड बाय एम कैपिटल। बाय आर कैपिटल में 1,00,200, बाय एस कैपिटल 66,400 एंड बाय एम्स कैपिटल 69,800। सो बैंक अकाउंट total will be 2,61,600 and this bank account will be closed. There is no balance in bank account after this procedure of dissolution of partnership firm. So इस तरह से ये स्टेप्स हमें फॉलो करने, अकाउंटिंग स्टेप्स जो 8 स्टेप्स, अगर इसको परफेक्टली याद रखा है विद दिस नेसेसरी नोट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि कहीं कोई बैलेंस नहीं बचेगा। हमेशा रियलाइजेशन क्लोज होगा कैपिटल में या करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट विल बी क्लोज टू कैपिटल एंड कैपिटल विल बी क्लोज टू बैंक अकाउंट एंड एट लास्ट देयर विल बी नो बैलेंस इन बैंक अकाउंट। दैट्स ऑल। थैंक यू।